माशाल्लाह, सब आपको लोग भी बहुत ईद अच्छे मुबारक। लग रहे हैं। मेरे शो में आप लोग आए मिस, हैं। मेरा नाम नईम हनीफ है बिल्कुल बिल्कुल। और जी, जी। मैं जो है वो आपका शो देखता हूँ। आप हमारे सीईओ हैं मिस्टर नईम हनीफ साहब। नया रास्ता, बिल्कुल ये नया रास्ता क्या है, ये तो बताएं मसलन। सर, ये क्या मेरा है? मॉर्निंग शो का नाम है, जो खुशियों का रास्ता है, अच्छा, मोहब्बत का रास्ता है, प्यार का रास्ता है, एहसास का रास्ता है, तो आज बातों की का शो रास्ता में- है, फैशन। तो जिससे आज हम के शो बातें में हम करेंगे। रास्ता ढूंढेंगे मोहब्बत का, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। खुशियां बांटने का। बिल्कुल खुशियां बांटेंगे। और ईद का आज पहला दिन है। सर, आप बेहतरीन सहाफ़ी हैं, एक कामयाब सहाफ़ी हैं। अगर हम पास्ट में जाएं तो हमें बताएं कि आपने अपना पहला कदम सहाफ़त में कैसे रखा। हमें ज़रा अपनी जर्नी के बारे में देखिए बताएं। ये तो सारी वो बातें हैं जो मैंने आपसे कही थी कि आपने कहनी शो। जी जी। अब ये है कि सफर बस ऐसे ही हादसाती तौर पे अच्छा। मैं साफत में आ गया। और अगर मुझसे कोई पूछे कि आप साफी ना होते तो क्या होते, क्या होते, हाँ। तो मेरा ख्याल है कि फिर भी मैं साफी ही होता, कि मेरे अंदर एक वो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का वो का है था आपके शुरू अंदर, से। बिल्कुल। तो बस मैं अभी स्टडी कर रहा था, तो मेरे अपने वालिद साहब से एक दफ़ा बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कर लो जर्नलिज्म, ठीक है। लेकिन कम अज़ कम जो है ना वो कम अज़ कम नहीं था, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा था कि पाकिस्तान का, बल्कि एशिया का, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा उर्दू अखबार उस वक्त रोज़नामा क्या जंग था। बात है। तो उन्होंने कहा कि जंग अखबार में अगर जी। तुम्हें जॉब मिल जाए तो तुम कर लो ये काम, अदरवाइज जो है ना फिर तुम कुछ और करो। ओके। अच्छा, ये एक चैलेंज था। जी। और शुरू में जंग अखबार में मुझसे पहले जितने लोग काम करते थे, जैसे उनमें बड़े बड़े नाम थे, उनमें अरशद अंसारी, अरे फाखर वाह। मलक और खिजरियात गोंदल, और उसके अलावा मकसूद भट्ट साहब थे, रियाज शाकर मरहूम। तो ये सारे अच्छा। 30 35 साल से जंग में काम कर रहे थे। क्या वहाँ बात पे है। एकदम से जंग में नौकरी मिल जाना और ये उसके बड़ी बाद बात नसीम थी, प्रेस हाँ ने जी। ज्वाइन कर लिया। तो ये बड़े ना अच्छा, मैं सबसे कम उम्र था तो मुझे बस मौका मिल गया जंग में, जी। जॉब हो गई मेरी। उसके बाद सहाफत का आगाज हो गया और शुरू में ही मैंने 2005 में जंग के दौर में मैंने एक इलेक्शन लड़ लिया। अरे वाह। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का था। मुल्क में एक यूनियन होती थी, धड़े नहीं थे, इतनी मुनाफकत नहीं थी, और जो है ना इतनी डिवाइड नहीं थी, तकसीम नहीं बिल्कुल। थी। तो वो मैंने इलेक्शन लड़ा पहला ही वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे। तो क्या बात मेरी वालदा ने कहा लड़ लो तो तुम जीत जाओगे। तो मैं पहले ही जीत गया इलेक्शन। अच्छा, मुझे वो अरे यकीन वाह। नहीं आ रहा। फिर मैं सियासत में आ गया जर्नलिज्म की। फिर मैंने अगला लड़ा, फिर मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उससे अगला लड़ा मैं सेक्रेटरी हो गया, जनरल सेक्रेटरी। अगला माशाल्लाह, लड़ा, वेरी नाइस। फिर मैं जो है ना उसके बाद प्रेसिडेंट हो गया। तो इस तरह साथ पॉलिटिक्स शुरू हो गई। ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो साफत चलती रही। फिर जंग से मुझे मौका मिल गया ARY में। तो ARY में भी इसी तरह महमूद शाम साहब जंग छोड़ के आए थे, मीर शकील रहमान से की लड़ाई हो गई जी। तो उन्होंने जो अपने अपने लोगों को कहा कि आप उधर आ जाए। तो हम आए तो महमूद शाम साहब बैठे थे, आरमिद भट्टी बैठे थे। तो मैंने कभी टीवी नहीं किया था, तो मुझे अपना मोबाइल उन्होंने मुझे दिया। अच्छा। कहते ये माइक है जी। और तुम बोलना शुरू कर दो। अरे वाह। तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा मेरा ये माइक वापस करो। मैंने उनका माइक वापस किया, वो फोन था। तो हाँ। उन्होंने एक वो कैमरामैन थे तनवीर हाशमी, उनको बुलाया कि इनको आप साथ ले जाएं और कोई पैकेज शूट करके आए। तो मेरी जॉब ARY में मेरी पहले दिन ही जॉब हो गई। मैंने पहला जाके पैकेज शूट किया और वो मुझे कैमरामैन ने गाइड किया। मैं हमेशा मैं कैमरामैन से हमेशा कहा कि आपने बताना क्या करना है। ओके। और इन्होंने ही सारे, फिर ये जितने आज भी ये हमारी जो टीम है, अदील, यासर है, फैसल है, ये सारे ARY में थे। तो फिर इन्होंने मुझे बताना करना कि सर ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। इन्होंने गाइड करना, बोल हम लेते थे। अच्छा। आपकी तरह। हाँ। वो बकवास करने का तो मसला शुरू से नहीं रहा। तो वो जो है इसी तरह ARY 10 साल फिर ARY के साथ काम किया। और जब मैं जंग में था जियो तब आया था। जियो का आप कह सकते हैं कि मैं फाउंडर मेंबर हूँ। अच्छा, जियो हमारे हाथों में है। एक्सीलेंट। और फिर अलीम खान ने समा टेक ओवर किया जब, तो उन्होंने कहा कि उनसे मेरा ताल्लुक था, दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा आप समा आ जाए। फिर मैं समा का पहला ब्यूरो चीफ मैं था। अरे माशाल्लाह। जब अलीम खान ने टेक ओवर सर किया। इतनी सी एज में आप इतना कुछ बन गए। बस मैं तो nice. मैं समझो कि आपके हाथों में बूढ़ा हो गया। और जो है ना ये टोटल करियर है जो आपको सहाफत का बता दिया। Okay. और इसके अलावा मैंने कभी कुछ किया नहीं, जरूरत नहीं पड़ी कभी। Very अच्छा, nice. वहां पे ये हुआ मेरे साथ हादसा कि मैं चूंकि ब्यूरो चीफ था तो पूरी जिम्मेदारी होती थी। और सिचुएशन इस तरह की अलीम खान के टेक ओवर करने के बाद के ऐसे लगता था कि लाहौर से ही
हेड ऑफिस भी चलता है कराची भी, वो लाहौर से अब तकरीबन ऑपरेट होता था, जो मोस्टली मुझे करना पड़ता था जी। तो टाइम नहीं होता था, पूरा मैनेज करना होता था चीजों को। तो एक खातून आई मेरे पास, तो उन्होंने कहा जी आपके साथ पॉडकास्ट कर। ओके। तो वो स्टूडियो दूसरी बिल्डिंग में था, तो उन्होंने कहा आप उधर आके कर लें। तो मैंने कहा उधर मैं नहीं आ सकूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा आपकी टेबल पे यही माइक लगा लेते हैं। अरे वाह। तो वो खातून ने वहीं पे माइक लगाए। वो खातून का भी पहला पॉडकास्ट, मेरा भी पहला पॉडकास्ट। अरे वाह। और हमने पहला पॉडकास्ट किया, वो अगले दिन फिर आ गई माइक उठा के। अच्छा। हाँ, बिल्कुल वेली टाइप नहीं होती वो माइक, उन्हें कंधे पे रखे होते थे माइक, वो माइक चुक के ना वो अपना बिस्तरा फिर रही होती। वो फिर लगाया मेरी टेबल पे, हमने दूसरे दिन कर दिया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया। उसके बाद ये हुआ कि हमें शुरू में रिस्पांस ऐसा मिला दोनों को कि हमें बकायदा स्टूडियो में शिफ्ट कर दिया गया और हमने स्टूडियो में पॉडकास्ट समा में करना शुरू किए। फिर हमने कॉफी में समा किया। तो बस वो खातून की ख्वाहिश पे वो हुआ, फिर इदारे की वो जरूरत बन गई। अच्छा। तो वो खातून बुशरा खान है, तो इनके साथ मैं समझ गई थी। पहला पॉडकास्ट हमने साथ किया था। अच्छा। और आखिरी भी जो 2 दिन पहले किया वो हमने साथ। अच्छा, एक्सीलेंट सर, आपकी जर्नी सुन के बहुत इंप्रेस हुई हूं मैं। माशाल्लाह, नहीं माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। संभालो खुद को, संभालो। मैं अपनी दूसरी जो मेरी संभालो अपने आप को, बिल्कुल जज्बाती मत होना। जज्बाती, बिल्कुल। ये कोई ऐसी जर्नी नहीं थी कि मैं महमूद भट्टी की तरह कहूं मैं सड़क से रोटी खाता था, कूड़े से खा के मैं रोटी खाता था। मैं तो अच्छी बातें आईजीद है, तो हमें, मैं उनसे भी ये कहता हूँ कि ज़हनी गुर्बत इंसान को अपनी खत्म कर देनी चाहिए। जब अल्लाह ताला आपको जो है ना वो अता कर दे, तो आज जब अल्लाह ने दे दिया, आपने बता दिया एक दफा कि आपका स्टार्ट क्या था, बता दिया, हो गया। जज्बाती बातें हो गई, रोना हो गया। अब बताएं कि आज आप क्या हैं, आप आज बताएं, आप अपनी कामयाबियां बताएं लोगों को, आप बताएं आगे क्या करने जा रहे हैं। ठीक है ना, वो हो गया है सारा कुछ कि आप हर वक्त जो है ना वो रोना धोना ही, जो है ना मेरे पास कपड़े नहीं होते थे, एक जो जूती मैंने और होती थी, एक मैंने मस्जिद से मैच करके उठाई। वो इस तरह की कहानियां लोगों ने सुन ली होती है, लोग फेड अप हो चुके हैं, अब लोग कुछ नया इंटरेस्टिंग सुनना चाहते हैं कि आगे क्या आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बताएं आप दोनों की ईद कैसे गुजर रही है, कैसे मना रहे हैं? फिलहाल तो आपके शो पे मना रही है, बहुत अच्छी रास्ता में, इतने अच्छे गेस्ट के साथ बहुत जबरदस्त ईद जो है स्टार्ट ही बहुत अच्छी हुई है, तो आगे भी इंशाल्लाह अच्छी हो सुबह का आगाज बिल्कुल बहुत जबरदस्त। तो ब्यूटिशियन भी है ना, आपको तो जरूरत नहीं होती होगी मैं पार्लर जाना है नहीं सर, खुद ही, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता सैलून से कि अपने लिए भी कुछ कर लें हम। अच्छा, ईद वाले दिन ही थोड़ा बहुत हम बस जबरदस्त जो है वो मेकअप आर्टिस्ट है। क्या रेट चल रहे हैं ईद पे? सर बहुत एक्सपेंसिव बताएं तो सही ना, जैसे फेशियल कितने का है, क्या क्या होता, क्या क्या? सर फेशियल होता है, मैनी पेडी होता है, स्किन ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा है, लेजर ट्रीटमेंट्स हैं। हम बिल्कुल हमारे सैलून में कोई आती है और बिल्कुल चेंज होके जाती है। बेसिकली तो ये धोखा ही है ना, लोगों के साथ ऐसा नहीं है सर, वो कहेंगे हस्बैंड्स नहीं पहचानते, कहते हैं क्या जबरदस्त आपने चेंज किया है हमारी वाइफ को, तो साथ लेके जाते हैं घर में, वो खुशी से लेके जाते हैं ना कि नहीं। अगर कोई हस्बैंड जो है ना तैयार करके आपकी तारीफें करके 30,000 रुपया बिल दे के बाइक पे लेके जा रहा है, रास्ते में बारिश हो गई, इशारे पे रुका, हस्बैंड ने बीवी देखी, हस्बैंड बाइक छोड़ के भाग गया, उन्होंने क्या किया, अरे तो मैं पैसे दे के आया हूं। बीवियों से ज्यादा हस्बैंड्स कॉन्शियस होते हैं, अंदर आके बालों का कलर चेक करते हैं, ये कलर नहीं चाहिए, ये कलर चाहिए, ये बड़ा ट्रेंड है कि वो कहते हैं, फिर चेंज भी करवाने आते हैं कि जी हस्बैंड को पसंद नहीं आया, तो ये एक बहुत ज्यादा इशू हो जाता है। फिर हमें बाहर वेटिंग एरिया में उनको बिठाना पड़ता है, चेक करवाना पड़ता है। और फिर ये ईद के मौके पर होते हैं वैसे जनरली? नहीं, मोस्टली ईद के मौके पे ही होता है कि उन्होंने अपनी फैमिलीज में मूव ऑन करना होता है, ससुराल में प्रेजेंट करना होता है अपनी वाइफ को। कभी तैयार करके हस्बैंड ने फटा डाल लिया हो कि नहीं इन्हें दोबारा खराब कर दो, मैंने पैसे नहीं देने, कभी ऐसे हुआ? उन्हें नहीं मैं हो जाता है, वो जब पैसे नहीं देने होते ना तो तंग करते हैं कि ये ऐसा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो फिर पैसे नहीं देके जाते हैं, अक्सर ऐसे हो जाता है। महंगी से महंगी बीवी कितने की तैयार होती है? महंगी से 80,000 1 लाख की हो जाती है, 80,000 लाख रुपए लगता है, पूरा पैकेज होता है, फेशियल ट्रीटमेंट, बॉडी ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट। वो श्रृंगार कब तक चल जाता है? अगले 1-2 हफ्ते तक? नहीं, मेकअप तो ऑफ कोर्स वॉश आउट हो जाता है, लेकिन जो दूसरी ट्रीटमेंट्स हैं वो 3-4 महीने निकाल जाती हैं। ट्रीटमेंट्स भी करवाते हैं? हाँ, फरमाइश होती है मेरी बीवी की, जो है आईब्रोज इस तरह की होनी चाहिए, बालों का कलर इस तरह का होना चाहिए, हाथों पे मेहंदी, ये चीजें सारी हस्बैंड की फरमाइश होती है, ना के वाइफ की। कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जिस तरह खूबसूरत औरत मेकअप के साथ बन जाती है, अंदर से भी उस तरह की हो जाए? कोई ऐसा ट्रीटमेंट? कोई इंजेक्शन साथ ना, इंजेक्शन नहीं होता, स्किन वाले इंजेक्शन आए कि वो आपने किया, खूबसूरत बनाया, और एक इंजेक्शन भी लाया था कि तो 3 दिन अपने बंदे को कुछ नहीं कहना, तेरी मेहरबानी, कितने बजे आओगे, कहाँ जाओगे, ऐ नहीं कीता, वो नहीं कीता। नहीं, ये तो प्यार है ना, सच्ची मोहब्बत है, यही तो मोहब्बत है औरत की, कि फोन करके पूछ रही है किधर हो जानू, आई मिस यू जानू। अगर वो ये नहीं करते फिर तुम पूछती नहीं हो,
तो ये भी तो एक मसला है। मोहब्बत है, शक है? जो भी कह लें, मैं तो मोहब्बत ही कहूंगी। नहीं नहीं,